पूर्वज कौन थे, शिक्षा कैसे हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पिताजी का नाम शेख खैरुद्दीन था। शेख खैरुद्दीन। जब भारत में बाबर आए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किए, उसी समय इनके पूर्वज अफगानिस्तान से आके कलकत्ता में बस गए थे। जब 1857 में भारत के अंदर क्रांति छिड़ी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, उस समय शेख खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ सऊदी अरब के मक्का शहर में जाके वहां बस गए और वहीं पे उनकी मुलाकात आलिया बेगम से हुई, जो मदीना के प्रसिद्ध मौलवी शेख मोहम्मद जहर बत्री की पुत्री थी, जो कि उस समय शेख मोहम्मद जौहर बत्री पूरे दुनिया में फेमस थे। एक अच्छे व्यक्ति थे वो। उनकी पुत्री आलिया बेगम से उनका शादी हुआ और मक्का में ही 11 नवंबर 1888 को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म हुआ सऊदी अरब के मक्का में। उनके बचपन का नाम था अब्दुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। आगे चल के इन्होंने अपने नाम में अब्दुल कलाम आजाद जोड़ा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। जब ये 2 साल के थे तो 1890 में इनका परिवार फिर पुनः कलकत्ता चले आए और ये कलकत्ता में इनके पिताजी वहां का मौलाना बन गए। इनका परिवार शुरू से ही, जो भी इनके वंशज रहे अफगान में, वो उलेमाओं का ही परिवार था। वो अपने धर्म के काफी विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे और अपने धर्म के भी काफी कट्टर हुआ करते थे। कट्टर इस्लाम थे वो लोग। इनको अपने बचपन में ही पिताजी से ही इस्लाम की सारी शिक्षा मिल गई और जब ये थोड़ा बड़े हुए तो घर पर ही शिक्षक को रख के बाकी और शिक्षा जैसे अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञान, बांग्ला और उर्दू भाषाओं का ज्ञान, गणित का, दर्शन शास्त्र का, ज्यामिति, बीजगणित, इस तरह की जो विषय की शिक्षा इनको अलग अलग शिक्षकों से घर पर ही प्राप्त हुई। तो ये शिक्षित परिवार से थे। फिर इन्होंने कुछ शिक्षा खुद से भी प्राप्त किया, कुछ पिताजी से मिला, कुछ शिक्षक से और कुछ खुद से। जैसे अंग्रेजी की शिक्षा ये खुद से पढ़े, राजनीतिक विज्ञान, विश्व का इतिहास, ये सभी इन्होंने खुद से पढ़ा और 16 वर्ष की उम्र में वे सभी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जिसको पढ़ने में सामान्यतः व्यक्ति को 25 से 30 वर्ष का उम्र लग जाता है। साथ ही वो हमारे देश के अच्छे लेखक रहे, कवि रहे, राजनीतिज्ञ रहे, काफी अच्छे वक्ता भी थे। शुरू में ये अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर थे, लेकिन जब ये कुछ देशों का भ्रमण किया इन्होंने, ये तुर्की गए, मिस्र गए, ईरान, सीरिया जैसे कुछ देशों का भ्रमण करके आए, तो इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। तब इन्होंने अपने परिवार, अपने धर्म के प्रति ना सोच के अपने देश के प्रति सोचना शुरू किया कि सबसे आगे हमारा देश है। ये राष्ट्रीय आंदोलनों में फिर हिस्सा लेने लगे और उस समय कलकत्ता में श्री अरविंदो घोष और कुछ क्रांतिकारी उनके मित्र हुए, जिनके साथ वो पूरे बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र तक जाकर क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्से लिए, जिस वजह से इनकी पहचान पूरे देश के अंदर धीरे धीरे शुरू होनी थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय भी जो मुस्लिम लीग थी या मुस्लिम जो थे उस समय के, वे अलग पक्ष में थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उनसे कहा कि हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं और अपने देश को
बचा सकते हैं। ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम को साथ में रहने के लिए प्रेरित करते रहे विभिन्न माध्यमों से। जैसे 1912 में इन्होंने उर्दू में एक साप्ताहिक पत्रिका का शुरुआत किया जिसका नाम है अल हिलाल। वो काफी फेमस पत्रिका अल हिलाल। उस पत्रिका के माध्यम से युवा हिंदू और मुस्लिम नौजवानों को इन्होंने देश के लिए एक साथ मिलकर अंग्रेजों के प्रति लड़ने के लिए जागरूक करते रहे और अंग्रेजों की नीतियों का खुलेआम ये विरोध करते रहे, जिस वजह से अंग्रेज ने उनकी इस पत्रिका को पूरे देश के अंदर बैन कर दिया। फिर उसके बाद भी ये नहीं माने और एक दूसरी पत्रिका की शुरुआत कर दी, अल बघाल। यह भी एक उर्दू पत्रिका था, क्योंकि लिखते बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे लेखक भी थे। उस पत्रिका के माध्यम से भी उन्होंने देश के अंदर राष्ट्रीय भावना को जगाने का कोशिश किया। अंग्रेजों ने पुनः इस पत्रिका को भी बैन कर दिया। साथ ही मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता से निष्कासित कर दिया। कलकत्ता से उनको जब निष्कासित किया गया तो बिहार चले आए और वर्तमान बिहार के अंदर जो झारखंड का राजधानी है, उस समय रांची में ही उनको पकड़ के अंग्रेजों ने हाउस अरेस्ट कर दिया, नजर बंद कर दिया, घर के अंदर बंद करना, एक तरह से जेल के समान ही है वो। वहां पे 2 से 2.5 साल तक उनको घर के अंदर ही नजर बंद करके रखा गया रांची के अंदर। जब 1920 में वो हाउस अरेस्ट से बाहर निकले तो उस समय देश के अंदर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में उस खिलाफत आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और तब तक हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी का उदय हो चुका था। वो देश के अंदर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे और महात्मा गांधी भी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके, एकता को लेके चलने वाले नेता थे। अबुल कलाम आजाद भी आंदोलन से जुड़े और महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आए और इस खिलाफत आंदोलन के ही कुछ लोगों के द्वारा और मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही, जो कि दिल्ली में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया, उस जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना 1920 में इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। उसके बाद 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद बढ़ चढ़ के भाग लिए और इसी साल वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। और 1923 में 3 साल के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। तब उनकी उम्र 35 वर्ष थी और हमारे देश के वो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आज भी हैं। इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा और विभिन्न आंदोलनों में, जैसे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें भी हिस्सा लिए और 4 साल तक जेल के अंदर उनको बिताना पड़ा। फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इस समय भी उनको जेल जाना पड़ा और तब वो 1946 तक लगातार जेल के अंदर ही रहे। तो हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे, लिखते रहे, उनको बार बार जेल जाना पड़ा, फिर भी वो कभी पीछे नहीं हटे। जब भारत की बंटवारे की बात चल रही थी तो हमेशा से इसका विरोध करते रहे, हिंदू मुस्लिम एक ही साथ रहे, एक ही देश के अंदर रहे, ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। फिर भी बंटवारा हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, एक अलग राष्ट्र संविधान भी बन चुका था। हमारे आजाद भारत के अंदर जब अंतरिम सरकार की गठन हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए और तब हमारे देश के अंदर शिक्षा मंत्री चुने गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री
1947 में चुने गए और ये अंतिम समय तक 1958 तक वो भारत के शिक्षा मंत्री रहे। लगातार 11 वर्षों तक। इन 11 वर्षों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। वो क्रांतिकारी कार्य थे उनके, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो या सांस्कृतिक शिक्षा हो। उन दोनों ही शिक्षा के लिए उन्होंने नई नई संस्थाओं का स्थापना किया। जैसे तकनीकी शिक्षा के लिए IIT की स्थापना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक शिक्षा के लिए भी इन्होंने संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी जैसे संस्थानों का स्थापना किया। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात 1992 में हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया और 11 सितंबर 2008 को उस समय की केंद्र सरकार ने ये घोषणा की कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। और 2008 में ही इनके जन्मदिन 11 नवंबर को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और तब से लगातार उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद से हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए। हम घर पे माता पिता से कुछ शिक्षित हो ले, नहीं भी होते हैं, स्कूल पहुंचे शिक्षक से हो लेते हैं। अगर यहाँ भी कुछ कमियां रह गई, हम कोशिश करें उनके जैसा खुद से भी जहां से ज्ञान मिले उसको बटोरे। घर पे अधिक से अधिक किताबें पढ़े, जिससे आपकी प्रतिभा निखरेगी और आप अपने जीवन में अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। इन्हीं बातों से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।